तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। बात 21 साल पुरानी है। तारीख थी 28 अप्रैल 2003। जगह राजस्थान का अजमेर और अजमेर के इलाके में एक पुलिस स्टेशन सावर। इसी सावर पुलिस स्टेशन में दोपहर को एक कॉल आता है। फ़ोन करने वाला पुलिस को बताता है कि उस इलाके में, सावर के इलाके में एक कुआं है और उस कुएं में एक पोटली है और उस पोटली में एक लाश है, लेकिन उस लाश का सर गायब है। इसके बाद वो अगली जानकारी देता है कि उसी सावर इलाके में एक नदी है और उस नदी के किनारे एक और कपड़ा है जिसमें एक सर बांध कर रखा गया है और ये कटा हुआ सर है। और वहीं से कुछ दूरी पर एक और कपड़े की पोटली है और उसमें कुछ खून से सने हुए कपड़े और बाकी चीज़ें बंद फेंकी हुई हैं। पहले तो पुलिस को लगता है कि पता नहीं ये कोई सिलसिला है जिसने कॉल किया, लेकिन इससे पहले कि पुलिस जिसने फ़ोन उठाया था थाने में वो कुछ पूछताछ करती, फ़ोन कट जाता है। अब चूँकि खबर ऐसी थी कि पुलिस वालों का फ़र्ज़ था कि उस फ़ोन कॉल को चेक करें और उसकी बताई हुई चीज़ों को जाकर मौके पर देखे, तो पुलिस की एक टीम सावर इलाके में पहुँचती है। सबसे पहले वो एक कुएँ के पास जाती है जिस कुएँ का उसने नक्शा बताया था। वहाँ पुलिस झांक कर देखती है, एक कपड़ा कुएं के अंदर पड़ा हुआ था। गांव वालों की मदद से उस कपड़े को बाहर निकाला जाता है। कपड़ा वजनी था, उसके अंदर कुछ बंधा हुआ था। जब बाहर निकाला गया तो देखा कि एक लाश है जिसका सर गायब है। इसका मतलब है फ़ोन करने वाले ने खबर सही दी थी। अब पुलिस उसकी जो दूसरी बात थी उसकी तस्दीक के लिए नदी के किनारे जाती है। वहाँ जाकर देखती है कि वाकई वहाँ भी एक कपड़ा पड़ा हुआ है, एक पोटली जैसा। खोला जाता है तो उसमें एक सर मिलता है, लेकिन सर को देखकर पुलिस थोड़ी हैरान होती है, इसलिए कि उसका चेहरा जो था और सर के बाल बाकी चीज़ें, ऐसा लगा था किसी चीज़ से जलाने की कोशिश की गई है ताकि उसकी शिनाख्त ना हो। फिर उसी नदी के किनारे उस गुमनाम अनजान फ़ोन करने वाले ने जो तीसरी जगह बताई, पुलिस वहाँ पहुँची और वहाँ पर एक कपड़े की गठरी में कुछ अंदर कपड़े थे, शर्ट, पैंट, और सब खून से सने हुए। यानी फ़ोन करने वाले की बात सच थी। पुलिस ने सारी चीज़ें समेटी, लाश के अलग अलग टुकड़ों को इकट्ठा किया और अजमेर के एक सरकारी अस्पताल में उसे भिजवा दिया पोस्टमार्टम के लिए। इसके बाद पुलिस तफ्तीश में जुट गई। 28 अप्रैल 2003 की ये बात थी जब सारी चीज़ें मिली और कॉल आया था। धीरे धीरे वक्त बीता, लेकिन आगे कोई केस बढ़ नहीं रहा था। पुलिस ने गाँव में आसपास लोगों से पूछताछ की, आसपास के थानों में पूछताछ की कि शायद कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट हो, लेकिन कोई ऐसी जानकारी मिली नहीं। अब पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है, लेकिन मरने वाले की ना पहचान पता चल रहा है, ना उसका नाम पता ठिकाना, और ना ही कहीं कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज। आखिरकार जब 5 दिन बीत गए तब पुलिस को लगा कि इस कत्ल के केस को सुलझाने के लिए ज़रूरी है कि पहले मरने वाले की शिनाख्त हो। तो पुलिस ने लोकल न्यूज़पेपर में एक ऐड देने का फैसला किया। इसके बाद एक ऐड आता है और ये ऐड इस लाश के मिलने या लाश के टुकड़ों के मिलने के करीब 6 दिन बाद 28 अप्रैल 2003 को अलग अलग जगहों से, 3 जगहों से ये सर और बाकी धड़ और ये सारी चीज़ें मिली। 6 मई 2003 को अखबार में एक विज्ञापन छपा। अच्छा, जब ये लाश बरामद हुई, पोस्टमार्टम हुई, तो पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने एक बात बताई। उसने कहा कि जिसकी भी ये लाश है उसके बाईं आँख और जबड़े के बीच में कभी शायद किसी एक्सीडेंट की वजह से सर्जरी हुई थी और उसमें एक स्टील का वायर डाला गया था आँख के ठीक नीचे। तो वो चीज़ें पोस्टमार्टम के दौरान सामने आई। अब चूंकि चेहरा तो था नहीं, तो सिर्फ बगैर चेहरे के एक लाश की जानकारी देना उतना शायद कामयाब होता नहीं। तो पुलिस ने अपने विज्ञापन में बाकायदा इस चीज़ का भी जिक्र किया कि एक सरकटी लाश मिली है और ये कपड़े हैं, लेकिन उस शख्स के बाएं आँख के नीचे एक स्टील का तार मिला, वायर, जो शायद उसका कभी उसकी सर्जरी हुई हो। ये सारी जानकारी के साथ विज्ञापन दे दिया गया और पुलिस ने फिर पोस्टमार्टम के बाद उस लाश को एक लावारिस लाश के तौर पर अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन उसकी बाकी चीज़ें और तस्वीरें अपने पास सहेज कर रख ली। अब इधर विज्ञापन दे दिया गया और पुलिस इंतजार कर रही है कि शायद कोई आ गया। धीरे धीरे वक्त बीता। तभी इस अजमेर से बहुत दूर एक किशनगढ़ इलाका है, मार्बल के लिए फेमस है ये जगह।
तो वहीं पर एक शख्स रहा करते थे जिनका एक बेटा मार्बल का बिजनेसमैन था, मार्बल का कारोबार करता था, और उनका नाम था दुर्गा प्रसाद। इत्तेफाक से दुर्गा प्रसाद की नज़र उस अखबार के विज्ञापन पर पड़ी। इधर हो यह रहा था कि दुर्गा प्रसाद का एक बेटा जो मार्बल के कारोबार में था, जिसका नाम भवानी शर्मा था, वो पिछले कुछ दिनों से गायब था। लेकिन दुर्गा प्रसाद को ये नहीं मालूम था कि उनका बेटा गायब है। उसकी वजह ये थी कि दुर्गा प्रसाद का ये बेटा भवानी शर्मा, इसकी शादी हो चुकी थी, पत्नी निधि शर्मा थी और 2 बेटे थे। शादी के कुछ वक्त बाद तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भवानी शर्मा अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर अलग रहने लगा, और बाकी उसके जो दूसरे भाई थे, पिता माँ, वो अलग रहती थी। तो आमतौर पर आना जाना भी कम था। कभी कभार पिता अपने बेटे को फ़ोन कर लेते या बेटा अपने पिता को फ़ोन कर लेता, और दोनों एक दूसरे की खैरियत जान लेते। लेकिन इधर कई दिनों से फ़ोन भी नहीं आया। फिर चूँकि उनका अपना मार्बल का बिजनेस था, तो वो गोदाम पे जाया करता था। वहाँ के पुराने जितने एम्प्लॉई थे वो दुर्गा प्रसाद को जानते थे कि वो उनके मालिक के पिता हैं। तो अक्सर वो उस गोदाम पे अपने पुराने कर्मचारियों से भी बात कर लिया करते थे। तो उन्होंने फ़ोन करके एक दिन अपने बेटे की खैरियत जाननी चाहिए। तो गोदाम पे जो मुलाजिम था उसने बताया कि साहब, आपका बेटा यानी कि भवानी शंकर तो यहाँ आ नहीं रहे, कई दिन हो गए और ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन अब उनके पीछे में उनकी पत्नी निधि शर्मा लगातार गोदाम आ रही, और सारे वो जो बिज़नेस है, जो भी डील होती है, जो खरीदने की चीज़ें होती हैं, तो वो सारे पैसे भी अपने साथ लेकर चली जाती हैं। तो एक तरह से पूरा कारोबार वही देख रही हैं। ये सुनकर दुर्गा प्रसाद को बड़ी अजीब लगता है, इसलिए कि बेटा गोदाम नहीं जा रहा और कहीं है नहीं, मोबाइल पर बात कर रहे हैं, मोबाइल बंद है। बहू के साथ उनके रिश्ते बड़े अच्छे थे नहीं। फिर भी जब उन्हें लगा कि कुछ सुराग मिल नहीं रहा, तो एक दिन उन्होंने अपने बेटे के घर पे फ़ोन किया। उनकी बहू ने फ़ोन उठाया, निधि ने। उन्होंने कहा कि भवानी कहाँ है, इधर कई दिनों से फ़ोन नहीं कर रहा है। तो निधि बताती है कि वो पता नहीं बिना बताए वे कहीं चले गए, कुछ छोटा मोटा झगड़ा हुआ, उसके बाद वो गुस्से में निकल गए। तो उन्होंने पूछा कि तुम आजकल गोदाम जा रही हो, तुमने बताया नहीं। उन्होंने कहा कि अब वो है नहीं तो मैं क्या करूँ, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ। थोड़ी देर तक तो यही लगा दुर्गा प्रसाद को कि शायद पति पत्नी में झगड़ा हुआ। अक्सर ऐसा चीज़ें होता, पहले भी झगड़ा हुआ था, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन 6 मई 2023 को अचानक जब वो घर पर थे और अखबार उनके घर पर आया, अखबार पढ़ते पढ़ते उस पुलिस के विज्ञापन पर उनकी नज़र पड़ी। उन्होंने जब उस विज्ञापन को पढ़ा तो एक चीज़ ने उन्हें चौंका दिया, और वो ये कि एक लावारिस लाश मिली है, जिसका सर अलग धड़ अलग, कुएं से धड़ मिला, सर तालाब के किनारे। और इस लाश की शिनाख्त नहीं है, चेहरा चूँकि जला हुआ है, लेकिन उसकी बाईं आँख के नीचे एक स्टील का वायर मिला है, जो शायद किसी सर्जरी के दौरान उसको लगाया गया था। जैसे ही उन्होंने विज्ञापन में इस वायर की बात पढ़ी, अचानक उनका दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी वजह ये थी कि दुर्गा प्रसाद के बेटे भवानी शर्मा के करीब 11 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में जबड़ा टूट गया था और बाईं आँख के नीचे चोट लगी थी। तो डॉक्टरों को वहाँ दिखाया गया राजस्थान में। उन्होंने दिल्ली रेफ़र किया। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में एडमिट किया गया और वहाँ सर्जरी हुई, और उस सर्जरी के दौरान वही एक स्टील का वायर उसे लगाया गया था। अब विज्ञापन में यही बात थी। उन्हें लगा कि उनका बेटा गायब है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसी की लाश थी। वो बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने फ़ौरन अपने बाकी बेटों को खबर दी और कहा कि इस अखबार में जो पुलिस ने विज्ञापन दिया है, ऐड दिया, उसको पढ़ो। फिर उन्होंने फ़ौरन अपनी बहू निधि शर्मा को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि एक ऐसे ऐसे ऐड आया है, और जो हुलिया उसमें बताया जा रहा है वो सारी चीज़ें भवानी से मिलती हैं, ऊपर वाला ना करे ऐसा हो। तो एक काम करते हैं, सभी फ़ौरन पूरे परिवार के लोग चलते हैं अजमेर के उस पुलिस स्टेशन में, सावर पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे ये लाश जिस पुलिस ने बरामद की थी और जिनके ज़रिए ये अखबार में ऐड दिया गया है। सारे बेटे, उनकी बहुएं पहुँच गई, उनकी बेटियाँ पहुँच गई, लेकिन निधि नहीं आई। अब ये बड़ी अजीब बात थी कि जिस महिला का पति गायब है, पुलिस एक ऐड दे रही है, ससुर उनको बता रहा है, और पूरा परिवार अब किशनगढ़ से वहाँ उस अजमेर के उस पुलिस स्टेशन में सावर में जाने की तैयारी कर रहा है, और ख़बर देने के बाद भी निधि आई नहीं। तो क्या वजह हो सकती है? खैर, दुर्गा प्रसाद ने कहा कोई बात नहीं, वो नहीं आ रही, हम ही लोग चलते हैं, उसको रास्ते से पिक कर लेंगे। ये लोग निकलते हैं और फिर निधि के घर पहुंचते हैं, यानी वो अपने बेटे के,
और उसके बाद वो निधि को पिक करके और पूरा परिवार अलग अलग गाड़ियों में अजमेर के सावर पुलिस स्टेशन में पहुंचता है। जब वहाँ वो जाते हैं तो पुलिस वाले उनसे पूछताछ करते हैं, तो बताते हैं कि हमारे बेटे की भी सर्जरी हुई थी और एक स्टील का वायर लगा था बाई आंख के नीचे। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि ये सिर्फ एक चीज़ तो काफ़ी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जहाँ तक मुझे पता है, जिस डॉक्टर ने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल की ये सर्जरी की थी, मैं उनका नाम और नंबर आपको दे रहा हूँ, आप उनसे बात कीजिए। पुलिस वालों ने फ़ोन मिलाया, डॉक्टर से बात की। डॉक्टर साहब ने कहा कि देखिए, ये जिस तरह की सर्जरी थी, ये इंडिया में हर अस्पताल में होता नहीं और बहुत कम इस तरह के केसेस आते हैं। मैंने कुल 3 इस तरह की सर्जरी की है जिसमें स्टील के वायर लगाए, और उनमें से एक भवानी है जिसकी आप बात कर रहे हैं, भवानी शर्मा। तो पुलिस ने कहा कि हो सकता है आपने कहा हो, लेकिन ये बाकी किसी और का हो, भवानी ना हो, कोई और हो जो 3 लगाया। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि बिल्कुल हो सकता है। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको भवानी का तो आपने जिक्र कर ही दिया, बाकी 2 पेशेंट जिनको मैंने सर्जरी करके ये वायर लगाया, उनके नाम और पते और नंबर देता हूँ। पुलिस ने वो नाम नंबर लिया, फ़ोन किया। इत्तेफाक से दोनों उस पेशेंट से जिसको इस तरह के वायर लगे थे बात हो गई, तो पता चल गया कि वो जिंदा है। यानी अब घूम फिर कर मामला आ गया भवानी शंकर पर कि क्या ये जो लाश बरामद हुई, जिसका सर गायब है, धड़ अलग मिला है, ये भवानी शर्मा की ही तो नहीं है। अब चूंकि अंतिम संस्कार हो चुका था, सिर्फ तस्वीरें थी, और पूरा परिवार अब वहीं पर है, और परिवार को अब लग चुका कि जिस चीज़ का उन्हें डर था शायद वही हो रहा है, ये लाश भवानी की है। तभी पुलिस वालों ने कहा कि चलिए, लाश के साथ हमने उस मौके से मिले कपड़ों को भी संभाल कर रखा है, क्योंकि केस प्रॉपर्टी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, शायद और कंफर्म हो जाए कि ये भवानी की ही लाश है। तो पुलिस स्टेशन के मालखाने से एक पुलिस वाला एक पोटली लेकर आता है। कपड़े जो है उस पोटली के अंदर से, और ऊपर से वो कपड़ा दिख नहीं रहा अभी, वो सारे कपड़े उसके अंदर है। बुला कर रखा गया टेबल पर, और अभी खोला जाना है। उसके बाद पता चलेगा कि अंदर जो पैंट शर्ट है उसको देखकर वो पहचान सकते हैं कि नहीं। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई, सारे परिवार के लोग खड़े हुए हैं। एक पुलिस वाला वो पोटली लाकर रखता है जिसके अंदर मरने वाले के कपड़े हैं, और उस कपड़ों से अब पहचान होनी है कि ये जो लाश बरामद हुई थी 28 अप्रैल को, क्या वो भवानी शर्मा की है। पोटली रख दी गई, सारे परिवार के लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, दुआ कर रहे हैं कि ये उसकी ना हो। और तभी अब तक जो बहू निधि थी, जिसको बाकायदा इन्फॉर्म किया गया था साथ चलने के लिए, वो नहीं आई, फिर उसके घर जाकर पिक किया और लेकर आई, अब तक बिल्कुल नॉर्मल। और वो जैसी पोटली रखी गई, वो अचानक दहाड़ मार मार कर रोने लगी, और उसने कहा कि ये तो मेरे मतलब पति हैं, उन्हीं का कपड़ा है। अब जो इंस्पेक्टर था आईओ वहाँ पे उस थाने का, उसने देखा कि यार अभी ये पॉलीथिन या पोटली हमने खोला नहीं है, कपड़े दिखाए ही नहीं है, और वो पहले ही रोना शुरू कर दिया और अभी तक बिल्कुल नॉर्मल खड़ी हुई है और कह रही है ये उन्हीं का है। तो उसे कुछ शक हुआ, उसने कहा ये मामला क्या है। खैर इसके बाद वो खोला गया। जब खोला गया तो कपड़े की भी शिनाख्त हो गई। अब कहीं से कोई शक की गुंजाइश नहीं रही थी कि कत्ल जिस शख्स का हुआ, लाश अलग अलग टुकड़ों में जिस शख्स की मिली, वो कोई और नहीं, मार्बल का कारोबारी भवानी शर्मा था, जो किशनगढ़ का रहने वाला, किशनगढ़ में ही कारोबार करता और अच्छा खासा एक बड़ा बिजनेसमैन। अब पुलिस के लिए पहला जो स्टेज था, पहला मरहला, वो पूरा हो गया। मरने वाले की तफ्तीश पूरी हो गई और यह पता चल गया कि मरने वाला कौन है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी अपनी जगह कायम था, और वो ये कि आखिर भवानी शर्मा को मारा किसने, उसका कातिल कौन है। अब पुलिस को सबसे पहले फैमिली के लोगों से पूछताछ करनी थी, तो एक एक कर तमाम परिवार के लोगों से पूछताछ शुरू हुई। जब बारी बारी से पूछताछ हुई तो अब फैमिली के ऊपर ही पुलिस ने पूछा कोई दुश्मनी, कोई दुश्मन, तो पता चला ऐसा तो कोई दुश्मन नहीं इस बिजनेस में। फैमिली एक दूसरे पर ही इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती है। भवानी के घर वाले, उसके पिता, माँ और भाई निधि की तरफ उंगली उठाते हैं कि ये काम निधि का हो सकता है, उसने अपने पति को मारा, लेकिन क्यों, इसका कोई रीज़न नहीं दे रहे हो। उधर निधि से जब पूछताछ हुई तो उसने कहा कि मेरे इन लॉज, मेरे सास ससुर और मेरे देवर ननद,
इन लोगों ने ही मेरे सुहाग को उजाड़ दिया। पूछा क्यों? तो उसने कहा कि वो लोग मेरे पति के बिजनेस को हड़पना चाहते थे। तो कुल मिलाकर परिवार में एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस इल्ज़ाम के साथ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा है। अब पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। उसने फैमिली के हर कैरेक्टर को खंगालने का फैसला किया। धीरे धीरे वक्त बीता, हर एक के बारे में रेकी की, हर एक के बारे में जानने की कोशिश की कि कौन क्या करता है, कितने पैसे किसके पास हैं, किसकी किससे दुश्मनी थी, लेकिन कोई क्लू नहीं मिल रहा था। इधर निधि का रो रो कर बुरा हाल, पुलिस वालों की भी हमदर्दी, 2 छोटे छोटे बच्चे, और जिस बेरहमी से मारा गया था भवानी को वो अलग। तो खैर तफ्तीश होती रही और कोई नतीजा निकला नहीं। अब पुलिस ने जब हर एक कैरेक्टर की जांच शुरू की तो जो इन लॉज की तरफ के लोग थे वहां से कोई ऐसी एक भी चीज़ नहीं मिली जिससे उन पर शक जाए। अब जब निधि और उसकी फैमिली की तफ्तीश शुरू की तो पुलिस वालों को कुछ अजीब अजीब बातें पता चली। असल में पुलिस को तफ्तीश के बाद एक डायरी मिल गई। जब उन्होंने घर में कुछ चीज़ें छानबीन भी की तो एक डायरी मिली भवानी की। भवानी को डायरी लिखने का शौक था, तो उसने उस डायरी में अपनी और अपनी पत्नी के रिश्तों के बारे में अक्सर लिखा था कि आज मेरा झगड़ा हुआ, एक दिन गुस्से में निधि ने मुझसे डिवोर्स मांगा, एक दिन ज़बरदस्ती उसने मुझसे कहा कि नहीं कोर्ट चलो, वकील से मिलते हैं, हम डिवोर्स लेते हैं, हम अलग रहते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। ये सारी बातें फिर वो लिखता कि मैंने उसको मनाया, फिर वो वापस आ गई, फिर एक दिन झगड़ा करके वो घर में बच्चों को दोनों छोड़कर मेड के हवाले करके चली गई। इधर उधर ढूंढ रहा था, 11 बजे आई। एक जगह डायरी में लिखा कि वो अक्सर घर से गायब हो जाती है और बहुत देर रात तक लौटती है। तो ये सारी जो डायरी में उसने लिखा ये सब कहानियां थी उसके और उसकी पत्नी के रिश्तों की। लेकिन उस डायरी से कहीं ये कोई सुराग और सबूत नहीं मिला कि मामला इस हद तक जाएगा कि एक कत्ल हो जाए। तो पुलिस के हाथ वहां भी खाली। अब पुलिस के पास शक के घेरे में तो बहुत लोग थे, लेकिन सबूत और मोटिव नहीं था कि क्या किया जाए। पुलिस तफ्तीश करती रही। फिर अचानक एक रोज़ पुलिस ने पाया कि जो निधि है, जब भी उससे पूछताछ होती है तो उसका एक भाई है और वो भाई अक्सर निधि के साथ ही खड़ा हो जाता है, और जब पुलिस उससे कुछ इधर उधर के सवाल करती तो वो बीच में टोकना शुरू कर देता। अब पुलिस ने भी चाल चली। पुलिस ने अब निधि, उसके भाई, निधि के पेरेंट्स, इन सब के बारे में उनके मोहल्ले के लोगों से पूछताछ शुरू की। इधर भवानी के माँ बाप से पूछताछ शुरू की, जो काम करते थे मेड उनसे पूछताछ शुरू की, जो गोदाम में काम करते थे उनसे पूछताछ शुरू की। तो जब ये सारी तफ्तीश हुई और पुलिस ने खामोशी से अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरी की तो एक सच्चाई सामने आया, और वो ये कि भवानी और निधि के रिश्ते पिछले कुछ सालों से खराब थे। और उसकी वजह ये थी कि निधि को भवानी के ऊपर शक था कि उसके किसी और के साथ अफेयर है, और उससे भी ज़्यादा निधि को ये डाउट था कि आज या कल कभी शायद भवानी अपने भाइयों को, अपने पिता को ये सारा बिजनेस उनके साथ मिलकर करे या उनको दे दे। तो ये सारी चीज़ें हड़प लेंगे वो लोग, ये पता नहीं उसके दिमाग में कहीं से आ गया। और वो चाहती थी कि ये बिजनेस सारा उसके नाम पे कर दिया जाए। इसी बात को लेके बात इतनी बार जो लड़ाई हुई, उसमें एक जगह डायरी पे एक जगह उसने लिखा था, वो ये था कि निधि को मेरा घर जाना, मेरे माँ बाप से मिलना पसंद नहीं था, और मैं जब भी अपने पेरेंट्स से या अपने भाइयों से मिलकर लौटता तो वो मुझसे झगड़ा करती थी। तो जब इस बारे में घर वालों से पूछताछ हुई तो पता चला कि हाँ, वो बहुत कम आता था, और आता तो बड़ी खामोशी से आता था, क्योंकि उसकी बीवी को ये पसंद नहीं था कि वो अपने माँ बाप के घर जाए, अपने भाइयों से मिले, और उसको लेके अक्सर झगड़ा होता था। अब इन सारी सच्चाइयों को जानने के बाद पुलिस को एक ही शक और एक ही शख्स पर शक, और वो थी निधि। लेकिन निधि से जितनी बार भी पूछताछ करें वो सारी चीज़ें घुमा दे। निधि के खिलाफ डायरेक्ट कोई एविडेंस नहीं कि पुलिस उस पर हाथ डाले, क्योंकि फिर ये होता है कि जिस शख्स या जिस महिला के पति का कत्ल हुआ है उसके कातिल को पकड़ने की बजाय पुलिस उसकी बेवा, उसकी विधवा को ही तंग कर रही है, और जिस इलाके जहाँ का ये मामला था वहाँ ये चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो पुलिस को बड़ा फूंक फूंक कर कदम उठाना पड़ रहा था। लेकिन तमाम तफ्तीश के बाद कोई और सुराग और सबूत मिला नहीं, और पुलिस को अब यकीन हो गया कि इस कत्ल के पीछे कहीं ना कहीं या तो निधि का हाथ है या निधि को इस कत्ल की साजिश की जानकारी है। तो एक रोज़ क्योंकि निधि से लगातार पूछताछ होती रही, अब निधि एक महिला थी और साथ में बेवा भी, तो पुलिस ने अपनी चाल बदली। उसने एक रोज़ निधि को उसके भाई के साथ बुलाया।
बोला आप अपने भाई को लेकर आइएगा। अब दोनों को लाया, उसके बाद निधि को पुलिस स्टेशन में बिठाया, भाई को दूसरी तरफ ले गए। अब वो चूँकि एक मेल और उसकी बातें भी अजीब अजीब थी। अब पुलिस ने भाई के साथ सख्ती करनी शुरू की, अंधेरे में तीर चलाया और कहा कि देखो तुम्हारी बहन ने तो आधा सच बता दिया, अब तुम बता दो, और नहीं बताओगे तो तुम तो गए। और उसके बाद उन्होंने पुलिसी अंदाज में जब उससे पूछताछ की तो पुलिस को भी यकीन नहीं था कि जो निधि अब तक टूट नहीं रही थी उसका भाई उससे जल्दी टूट जाएगा। पुलिस के डर से और पुलिस के टॉर्चर से निधि का भाई टूट गया और उसने कहा कि हाँ, मेरी ही बहन ने अपने ही हाथों से अपने सुहाग को मार डाला। अब जब भाई ने ये बताया तो फिर पुलिस ने निधि को बुलाया, उसके बाद भाई के सामने बिठाया। भाई ने वही बात रिपीट की। निधि के पास अब कोई रास्ता नहीं था। फिर निधि ने भी अपनी पूरी कहानी सुनाई। जो पूरी कहानी सामने आई वो ये थी कि भवानी और निधि की जब शादी हुई तो दोनों बहुत खुश थे। इसके बाद दोनों को 2 बच्चे हुए और ठीक ठाक परिवार। भवानी शंकर एक अच्छा बिजनेसमैन, मार्बल का कारोबार था, दोनों की ज़िंदगी ठीक चल रही थी। करीब 10 साल शादीशुदा ज़िंदगी बड़े अच्छे से गुजर गए। इस दौरान में काम के सिलसिले में अक्सर भवानी कभी मुंबई कभी बेंगलुरु अलग अलग शहरों में जाता और निधि थोड़ी शक्की मिजाज की थी। वो जब बाहर जाता और बाहर लौट कर आता तो निधि पाती कि वो बड़ा खुश रहता। जब वो मुंबई जाता या बेंगलुरु जाता तो जाते वक्त भी उसके चेहरे पे अजीब खुशी होती और ये बात उसे बड़ी अखरती कि बंदा फैमिली को छोड़कर बाहर जा रहा बिजनेस के लिए तो इतना खुश क्यों, और वापस आता तो भी उतना ही खुश। तो उसके मन में ये धीरे धीरे ये बैठ गया कि ये पक्का अपनी किसी गर्लफ्रेंड या किसी और से मिलने के लिए बिजनेस के नाम पर जाता है। यहीं से शक धीरे धीरे बढ़ने लगा और पति पत्नी के रिश्ते खराब होने लगे। फिर अचानक इन जो रिश्तों के अलावा उसे ये था कि उसका पति अपने पेरेंट्स, अपने भाइयों के साथ बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ हैं उसकी। तो उसे लगता था कि कहीं ये सारा बिजनेस वो लोग हड़प न लें। तो उसने फिर दबाव बनाना शुरू किया और इस बात को लेकर झगड़ा होना शुरू हुआ कि तुम अपने घर वालों से दूर रहोगे। यहाँ तक कि शादी के बाद ये सब साथ रहते थे, लेकिन निधि की इस जिद और लड़ाई की वजह से मजबूरन भवानी को अपने पेरेंट्स का घर छोड़कर किशनगढ़ में एक अलग घर लेना पड़ा और वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ अलग रहता। लेकिन जब भी मौका मिलता अपने माँ बाप से मिलने जाता, अपने भाई से मिलने जाता और ये बात निधि को बर्दाश्त नहीं होती। तो यही चीज़ें चलती रही। जब ये बात चलती रही तो इसी दौरान में निधि ने एक बार उससे कहा कि ये सारा जो बिजनेस है तुम मेरे नाम कर दो। उसने कहा कि तुम कैसी बातें कर रही हो, और निधि को ये था कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड है, ये शायद दूसरी शादी कर ले या फिर अपने घर वालों के पास लौट जाए और घर वालों के साथ बिजनेस करने लगे। तो धीरे धीरे वो रिश्तों वाली जो शक थी वो पीछे चली गई और लालच आगे आ गई। उसे लगा कि ये सारा आज या कल रिश्ते हमारे ख़राब हैं, कभी भी अलग हो जाएंगे, लेकिन ये बिज़नेस मेरा हो जाए, मार्बल का पूरा कारोबार, बट कैसे होगा। तो लालच में वो इतनी अंधी हो गई कि उसने कहा कि अगर भवानी इस दुनिया में ना हो तो फिर उसके पीछे में ये सब कुछ तो मेरा ही होगा। और उसी दिन उसने तय कर लिया कि वो अपने सुहाग को अपने रास्ते से हटाएगी। उसके घर में एक ड्राइवर था और वो ड्राइवर जो है अपने मालिक का वफादार था। एक दौर में भवानी उसको मानता था, बहुत पुराना और वफादार ड्राइवर था। उसने उसे यहाँ तक कि एक गाड़ी लोन पर लेकर दी थी। उसी ड्राइवर के साथ निधि ने साजिश रची। उसने उसे लालच दिया कि देखो जो गाड़ी तुमको लोन पर लेके दिया, तुम्हें लोन चुकाने की ज़रूरत नहीं, वो सारे पैसे मैं भर दूंगी और उसके अलावा तुम्हें और पैसे दूंगी और तुम माला माल हो जाओगे, बस मेरा एक काम कर दो। धीरे धीरे उसे भरोसे में लिया और उसे पूरी साजिश बताई। उसने कहा कि तुम्हें मेरे पति का कत्ल करना है, पर मैं भी मदद करूंगी। इसके बाद एक रोज़ 2003 अप्रैल का महीना और ये 27 अप्रैल की रात भवानी घर आया। उसे निधि ने जूस दिया। जूस में नींद की गोलियां थी। जूस पीते ही वो लगभग नींद के आगोश में चला गया। उसने कॉल करके अपने ड्राइवर को बुलाया। ड्राइवर आया। निधि और उसके ड्राइवर ने मिलकर लोहे के रॉड से उसके सर पर वार किया। फिर जब उसे यकीन हो गया कि मर गया तो उसकी लाश को लेकर बेसमेंट में गए। बेसमेंट में ले जाकर वहाँ उन्होंने उसकी लाश को पहले जलाने की कोशिश की,
लेकिन फिर उन्हें लगा कि धुआं और ये सारी चीज़ें फैलेंगी, लोगों को पता चल जाएगा, तो उन्होंने फिर उस आइडिया को छोड़ दिया। उसके बाद भवानी के सर को अलग कर दिया धड़ से, सर लेकर छत पर पहुँचे। छत पर एक गैस पर रख कर उस सर के चेहरे को उन्होंने जला दिया और फिर उस सर को अलग पैक किया, धड़ को अलग पैक किया, खून साफ किया और कार में लेकर उसी रात दोनों लाश को लेकर किशनगढ़ के लिए निकल गए। उनका इरादा था ले जाकर नदी में सब कुछ फेंकना ताकि नदी के बहाव में कहीं और चला जाए, लेकिन रास्ते में उन्हें 2 जगहों पर नाकों पर पुलिस दिखाई दे गई और चूंकि मन में चोट था, पुलिस को देखकर डर गए, तो इसीलिए पास के ही एक नदी के किनारे जाकर उन्होंने पहले सर फेंक दिया। उन्हें यह था कि चेहरा तो जला दिया है, मिल भी जाए तो शिनाख्त नहीं होगी, और जो धड़ था उसको एक कुएं में डाल दिया। वो कुआं भी सुनसान जगह पर था। जो बाकी कपड़े थे वो भी उन्होंने फेंक दिए और फेंक कर चले गए। लेकिन ये सारी चीज़ें शायद छुपी रहती। एक अनजान और गुमनाम शख्स ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। आज की तारीख में भी जो अजमेर के उस पुलिस स्टेशन में जिस शख्स ने फ़ोन किया था वो कौन था ये पुलिस को नहीं मालूम। पुलिस ने कोशिश भी की, लेकिन उस शख्स का पता नहीं चला जिसने इस केस की मुखबिरी की थी। कौन हो सकता है वो, ये भी पता नहीं। तो खैर, इन सारे बयान के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया, ड्राइवर और निधि को गिरफ्तार किया। उसके बाद मामला अदालत में पहुंचा। साल भर के अंदर लोअर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। 30 जुलाई 2004 यही वो तारीख थी। कोर्ट ने निधि शर्मा और उसके ड्राइवर को उम्र कैद यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई। दोनों इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। हाई कोर्ट के बाद दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी उम्र कैद की सज़ा को बरकरार रखा। लेकिन चूंकि ये 2003-04 की बात है, उसके बहुत बाद जाकर उम्र कैद की सज़ा में हमारे यहाँ बढ़ोतरी हुई। अब तो कई बार उम्र कैद मतलब पूरी उम्र कैद हो जाती है, कई बार 20 साल लिखा जाता है। उस वक्त 14 साल की उम्र कैद हुआ करती थी। तो निधि और ड्राइवर दोनों ने उम्र कैद की सज़ा काटी। उधर उनकी गैर हाजिरी में चूँकि निधि ने अपने हाथ से अपने सुहाग को उजाड़ दिया था, माँ जेल जा चुकी थी, दोनों बच्चे अनाथ थे। दोनों बच्चों के उनके दादी दादा ने पाला, दोनों बड़े हुए, उन्हीं के साथ रहे। 14 साल की सज़ा काटने के बाद 2017 के आखिर या 18 के शुरू में निधि और ड्राइवर आज़ाद हो गए, क्योंकि उन्होंने सज़ा पूरी कर ली। उसके बाद आज़ाद होकर निधि वापस आती है और वहीं किशनगढ़ में एक घर लेती है, वहाँ रहती है। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। वहाँ रहने के बाद अब भी उसके मन से अपने पति की उस जायदाद को हासिल करने का जो लालच था वो जाता नहीं है। वो अपने दोनों बच्चों से अब लड़ती है। उस प्रॉपर्टी, उस जायदाद, उस बिज़नेस को हड़पने के लिए जैसे उसने खुद पैदा किया था। लेकिन दोनों बच्चों ने जो कुछ देखा, बड़े हुए, दादा दादी ने पाला, उन्हें अपनी माँ की पूरी कहानी मालूम कि वो उसकी माँ थी जिसने उसके बाप का साया उसके सर से छीना है। तो दोनों बच्चों को अपने माँ से नफरत है। माँ ने पहले दोनों बच्चों पर भी डोरे डालने की कोशिश की, पर वो करीब नहीं आए। वो अपनी माँ से मिलना क्या, उनको देखना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर उसने अब कुछ केस किया जायदाद और बिजनेस को लेकर हड़पने के लिए, लेकिन वो एक सज़ा याफ्ता कैदी थी, तो वो केस कहीं ठहरा नहीं। लेकिन जो जानकार हैं और करीब से जानते हैं इस फैमिली को, उनका कहना है कि अभी कुछ वक्त पहले तक भी निधि शर्मा उस जायदाद के पीछे पड़ी थी जिस जायदाद के लिए उसने अपने पति का कत्ल कर दिया। इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। और कमाल देखिए उस दौलत का क्या, उससे अनमोल दौलत पे उसके 2 बच्चे थे, और वो 2 बच्चे वो जो अपनी माँ को देखना तक नहीं चाहते। कोई भी बच्चा शायद ना देखना चाहे जिस माँ ने अपने ही पति को अपने ही हाथों से मार डाला और अपने बच्चों को यतीम कर दिया हो। लेकिन माँ का लालच अभी तक नहीं भरा, और जो असली दौलत थी 2 बच्चे, उससे भी वो दूर है। तो ये थी आज की कहानी। कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज कल्पना पांडे, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे कल्पना पांडे जी। और ये भेजा है मुदिता पांडे जी ने, उनकी मम्मी हैं। साथ ही परी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे परी, भेजा अशोक जी ने है। इसके अलावा रीटा मेंडोंजा, इनकी मम्मी का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रीटा जी, आपकी मॉम को, पूरी क्राइम फैमिली की तरफ से।
सृष्टि का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सृष्टि। और ये भेजा है अमित कुमार ने, उनकी बिटियां हैं सृष्टि। हेतवी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे हेतवी। और ये रवि रमावत जी की बिटिया है सूरत से। मजहर मिर्ज़ा बेग, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मजहर साहब। साथ ही इनाया, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे इनाया, भेजा शाहनवाज ने। सुखबीर सैनी जी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सुखबीर सैनी जी। और ये भेजा है चिंकी एंड करण सैनी जी ने। साथ ही निशांत सिंह, इन्होंने पूछा है कि सुशांत सिंह राजपूत, अभी 14 जून कल की बात है, 4 साल हो गए इस केस में, कुछ प्रोग्रेस? तो निशांत साहब, प्रोग्रेस ये है कि वो फाइल सीबीआई हेडक्वार्टर दिल्ली में पड़ी है किसी अलमारी में। उसके ऊपर धूल तो नहीं जाएगी क्योंकि अलमारी बंद है, और सीबीआई के जो हेडक्वार्टर में सारी अलमारियाँ फाइल रखी होती हैं वो थोड़ा साफ़ सुथरा करके रखते हैं। वो जो पुरानी फिल्मों में आप देखते हैं फाइल उठा के झाड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। बड़ा हाई फाई वो बिल्डिंग है सीबीआई की, और फाइल अच्छे से है, लेकिन फाइल बंद है। उस फाइल के अंदर क्या लिखा है ये किसी को ना सीबीआई बता रही है ना अब तक बताया है। 4 साल हो चुके हैं, पता नहीं कितने खर्चे कर दिए सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन के नाम पर। लेकिन कमाल देखिए कि इस देश की जनता को यह हक है कि उस केस में क्या हुआ उस पर सीबीआई के लब खामोश हैं और वो बता नहीं रही। तो ये केस वहीं का वहीं है जहाँ आपसे 4 साल पहले था। साथ ही प्रशांत कुमार, और हाँ, इस केस में एक और भी चीज़ है। शुरुआत में आपने देखा होगा सुशांत की चारों बहनें वो लगातार इन चीज़ों पर बोलती रहीं, सुशांत के वकील, उनके फादर, पर वो सब भी खामोश हैं। आपने सुना ही नहीं होगा बहुत ज़माने से उन सब का। उसके पीछे की एक वजह बताई जाती है, वो ये कि जो सुशांत की सारी दौलत थी, जो बैंक में एफडी, जो गाड़ियाँ, वो सभी बहनों में बराबर बराबर बढ़ गए। सबको सब अपना अपना हिस्सा मिल गया, तब उनके लिए भी सब कुछ खत्म हो गया। बहुत सारे लोगों का ये कहना है। प्रशांत कुमार गुप्ता, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। मांगी लाल चौहान, थैंक यू सो मच। इसके अलावा मीठा भट्टाचार्य जी, थैंक यू सो मच। मनोज लुखार साहब, थैंक यू। पक्का पोलैंड आऊँगा तो आपसे ज़रूर मिलूँगा। अब इतनी जल्दी जल्दी तो छुट्टी मिलेगी नहीं। वैसे मैं आपको बताऊं कि मैं अपने करियर में, मुझे आज तक, मैं कहते हैं दिसंबर में 24 साल हो जाएंगे, 25 दिन की छुट्टी कभी नहीं ली। मैक्सिमम जो छुट्टी ली थी मैंने वो 1 वीक की थी इन 23-24 सालों में। ये पहली बार है जब मैंने 25 दिन की छुट्टी ली। तो अच्छा भी लगा, और ये भी हुआ कि पता नहीं, मैं एक बीच में तो ऐसा दौर आया कि मैं भूल ही गया था कि मैं करता क्या हूँ, मेरा पेशा क्या है। फिर याद आया कि अच्छा मैं ये करता हूँ। अब धीरे धीरे वापस उस रंग में आ रहा हूँ। रोशन बाल्की, थैंक यू सो मच। और एक कहानी की फरमाइश की इन्होंने, डॉक्टर अमित यादव साहब ने भी एक मेल लिखा। उन्होंने कहा कि आप अपनी बेटी का जिक्र अक्सर करते हैं, अपने बेटे के बारे में आपने कभी नहीं बताया। तो अनिल यादव साहब, आपके मेल से ही मुझे पता चला कि मेरा एक बेटा भी है। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, सिर्फ एक बेटी है मेरी, और कोई नहीं। इसके अलावा रिजवी अंसारी, इन्होंने पूछा है कि सुप्रतीम बनर्जी साहब के बारे में जानकारी दीजिए, वो लापता है, लापतागंज हो गए हैं, मिसिंग हैं। तो मुझे भी नहीं मालूम था, जब मैं यूएस में था। अभी कल ही सुप्रतीम से पूछ रहा था कि आजकल तुमने कौन कौन सी कहानी सुनाई। तो उसने कहा जब से आप गए मैंने कोई कहानी नहीं सुनाई। मैंने कहा पूछा क्यों? तो उसने कहा वक्त ही नहीं मिलता, और ये बात उसकी सही है, क्योंकि मेरे पीछे में सारा ये जो वारदात शो है वो उसको पूरा वही देख रहा था, वो और मनीषा। और सुप्रतीम को फिर एंकरिंग भी करनी थी वारदात की मेरे गैर हाजिरी में, तो वो बेचारा पूरे टाइम उसी में लगा रहा, और इसलिए जो अपना वो शो कर रहा था वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन नेक्स्ट वीक से, मंडे या ट्यूसडे से वो वापस आएगा और फिर से अपनी कहानी वो शुरू करेगा। जो गायब रहा वो 25 दिन, उसके ज़िम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि मेरे पीछे में सब उसे अकेले संभालना था, तो उसके पास वक्त नहीं था। तो खैर, कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को, क्योंकि कल संडे है, और अगले मंडे से फिर फॉलोअप भी हो जाएगा। तो अब मंडे को आपसे मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।